बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप ये चीज देखें, ये प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर को जिस नोट पे ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट लेते हैं। ये देखें, ये एक वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। वही नंबर है, वही एग्जांपल है जो पिछली क्लास में दी गई थी। ये मैथ है, ए से रिप्रेजेंट कर लें अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स को, और बी बायोलॉजी। और मैंने कहा था कि मैथ की क्लास में ये उसका करेक्टरिस्टिक है कि उसमें 13 स्टूडेंट्स बायो के हैं जो मैथ और बायो दोनों लेते हैं। 37 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खाली मैथ लेते हैं, और 16 है जो प्योरली बायोलॉजी पढ़ते हैं, और 34 वो हैं जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हमने ये एक कंडीशन यूं बनाई थी, ये इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट टेक्स बायो given that he studies मैथमेटिक्स, यानी ग्रुप ए। अब इसका मतलब ये है कि एक टीचर है, वो एक, आप चले गए मैथ की क्लास। इसका मतलब है कि आप अब उन्हीं में से चुनेंगे। क्या जी? आप उन्हीं में से चुनेंगे। और ये इस तरह से हो गया, ये 13, और इनमें से ही चुनेंगे। अब इन दोनों में से ही चुनेंगे तो आपका जो टोटल सैंपल स्पेस है वो हो जाएगा 50 का। 50 के अंदर से आप चुनेंगे, और उसमें से बायो के स्टूडेंट सिर्फ 13 आपको मिल सकते हैं। और ये चीज कहलाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड। इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पिछला लेक्चर इसी पॉइंट पर खत्म हुआ, और फिर हमने इसको 13/100, 50/100 कर दिया था। और यहां से फिर इसको हमने ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बना दिया था, कि जिसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड, तो वो क्या कहते हैं, इस तरह से उसको कैलकुलेट करें। यहाँ पर आपने बात पूछी थी कि ये आपको गालिबन कुछ लोगों को नहीं समझ आया था। आए हम इसकी कुछ और कंडीशंस भी करते हैं, कुछ और भी इसके हवाले से बातें करते हैं। वो देखें वो क्या बातें हैं। इस चीज को यहाँ से नोट कर लिया, कॉपी कर लिया, इसको दोबारा यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्या, ये क्या चीज है? बट ये है जी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट टेक्स math only, yeah, not bio, does not, the student, that a student does not take bio, given that he takes mathematics। इसकी ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? ये होगी 37/37 प्लस 13, यानी इन्हीं में से ये 37 ऊपर रखेंगे और 37 प्लस 13 नीचे रखेंगे, और ये बराबर होगा इस तरह से। और इसको फिर आप 37/100 कर लें, ओवर 50/100 कर लें।
अब ये चीज जो है ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए कॉमन विद बी, यानी यूं ये चीज बन जाएगी, आपको पता है। और फिर ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आप ये चीज जानते हैं फ्रॉम योर ओ लेवल नॉलेज कि ये जो रीजन होता था, फर्ज करें ये ए है, ये बी है, और आपको अगर फर्ज करें सिर्फ ये वाला रीजन चाहिए, आपको पता है कि ये ए कॉमन विद इस तरह बनता था, ए कॉमन विद बी कॉम्प्लीमेंट से कहेंगे। ये चीज यूं बन गई है क्योंकि आपने 37 को ऊपर रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन विद बी कॉम्प्लीमेंट ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये यूं हो जाएगा। ठीक है, इसी को आगे लेके चलते हैं। ये देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, ये है जी प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of A given that B has occurred, तो ये कैसे करेंगे? probability of A given that B has occurred, जी probability of A given that B has occurred, जी सर इसका क्या मतलब है कि बी हैज अकर्ड? इसका मतलब ये है कि आप फर्ज करें कि आप बायो की क्लास में चले गए, तो ये बात तय है कि आप जिसे भी चुनेंगे वो बायोलॉजी लेता है। अगर हम ये वो पुरानी एग्जांपल ही लें, ए को अरिथमेटिक ही लें और बी को बायोलॉजी ही लें, इसका मतलब है यू हैव टू ओनली चूज फ्रॉम दीज 26 फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स। ये देखें, जिनका कलर जो है वो पर्पल, दैट मीन्स यू ओनली हैव टू चूज फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स जो कि जो पर्पल कलर में आ रहे हैं। अब इन्हीं में से चुनना और इनमें से मैथ चुनना, तो यूं नहीं होगा ये। हेलो यार, ये फिर आपका सैंपल स्पेस ये बन जाता है। हेलो, ये बेटा आपका सैंपल स्पेस बन जाता है। हेलो अयान, ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? जी सर समझ आ गई। और फिर आप इसको आगे लेके चलें। ओवर 100 ओवर 29 ओवर 100, ये देखें, ये इस तरह से, ये समझ आ गई है? जी बेटा ठीक है। हेलो जी सर ठीक है। बाकी लोगों को समझ आई है कि नहीं आई है? हेलो देखिए बेटा प्लीज, ये 13 ओवर 100 और ये 29 ओवर 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, तो ये प्रोबेबिलिटी बी यूं नीचे इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह से आप देखें, यही एग्जांपल हम इसको लेके चल रहे हैं। अब ये कैसे करेंगे, ये देखिए, ये करके जी
जी, ये कैसे करेंगे यार? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग ए। 16/29। जी बिल्कुल, गिवन दैट बी हैज अकर्ड। आप खुद देखें कि ये होगा 16/29 और 16/100/29 करें तो ये चीज क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कॉमन विद बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि आपको पता है ये वाला जो रीजन है, ये वेन डायग्राम में अगर वो सेट नोटेशन के मुताबिक ये कहलाता है ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन विद बी। ठीक है कि नहीं? ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन विद बी। जी, ये इस तरह से है। ठीक है, अब आप ये चीज देखिए, मैं आपके सामने जल्दी जल्दी सारे केसेस लिख देता हूं। और बेशक अगर हम ये नंबर्स की शक्ल में ना हो, प्रोबेबिलिटीज की शक्ल में हो, मसलन ये ए है, ये बी है, फर्ज करें कि इसकी प्रोबेबिलिटी P1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी P2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी P4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी P3 और P4 है। अब आप लोग ये चीज देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, ये है P2 ओवर P2 प्लस P3, ये है P2 ओवर P2 प्लस P3। और इसका मतलब है आपने P2 और P3 में से गैस करना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, ये होगा जी P3 ओवर P2 प्लस P3। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज नॉट अकर्ड, अगर इस तरह हो, अगर बी हैज नॉट अकर्ड तो आपको गैस किस दोनों में से करना है? कि वो कहता है बी अकर नहीं हुआ, तो उसका मतलब सिर्फ इन दो के अंदर से गैस करना है। इन दो के अंदर से गैस करने में P1 इन over दो, P1 plus P4। जी P1 ओवर P1 प्लस P4। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन दैट नॉट बी हैज अकर्ड, तो ये क्या होगा? P1 प्लस P4 ओवर P4। और फिर इसी तरह से देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड, ये होगा P2 ओवर P1 प्लस P2। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड, P1 ओवर P1 प्लस P2। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट नॉट ए हैज अकर्ड, नॉट ए का क्या मतलब है कि नॉट ए में जो है वो ये आते हैं नंबर, ये जो मैं ग्रे करने लगा हूं, ये नॉट ए में आते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट नॉट ए हैज अकर्ड, वो क्या होगा? P3 ओवर P3 प्लस P4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी गिवन दैट नॉट ए हैज अकर्ड, ये होगा P3 और P4 तो नीचे आएंगे और P4 ऊपर आएंगे। इसके हवाले से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हाजिर हूं जी। हेलो जी बेटा, यहां तक ठीक है? ठीक है सर। बाकी लोग देखिए जरा, बाकी लोगों को भी पूछ रहे हैं वो, ठीक है ना कि नहीं? आदिल और अब्दुल जी राफे जी और किस्सा। जी आदिल, आपको समझ आ गई है? जी सर। ठीक। और अब्दुल राफे, जी सर समझ आ गई है। तो बेटा ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आए इसको ट्री डायग्राम में ये कैसे दिखती है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि असल में तो आपने तो ट्री डायग्राम के हिसाब से करनी है। ये देखें, ये मैं इस तरह से बना, एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर देता हूँ। फर्ज करें ये मैट्रिक है और ये है ओ लेवल। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में 80% बच्चे मैट्रिक करते हैं क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं, 20% बच्चे ओ लेवल करते हैं।
अच्छा, जो लोग मैट्रिक करते हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद एफएससी की तरफ जाती है और ए लेवल की तरफ आने वालों की तादाद बहुत ही कम होती है। मैट्रिक करके ए लेवल करने वाले लोग हैं जरूर, लेकिन बहुत कम, इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। कितनी बन गई जनाब? हाँ ठीक है, 5 zeros के बाद 1, ठीक है। ओ लेवल के बाद एफएससी करने वालों की एक हैंडसम मेजॉरिटी होती है, खासतौर पे बायो वाले जो हैं, तो वो हम कह लेते हैं 2-7 इस तरफ चलेगी, और ए लेवल की तरफ जो आएगी फर्ज करें वो है जी 0.73। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल डू ए लेवल? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल डू ए लेवल? जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेवल क्या है? अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेवल, ए लेवल ये होगा जी मैट्रिक एंड ए लेवल और ओ लेवल एंड ए लेवल। तो अब ये मैट्रिक का क्या होगा जी? 0.8 इंटू 0.0000001 प्लस ओ लेवल 0.2 एंड 0.73। तो ये जनाब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेवल होगी ना। ये आपके पास क्या बन गया जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेवल। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें कहाँ आती है? इसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी इस तरह से आती है और एक ही स्टाइल से आती है और 15 साल से एक ही स्टाइल से आ रही है। वो कहता है जी फर्ज करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that student has done metric given that he is doing A level. तो यानी ये है कंडीशन को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैज डन मैट्रिक गिवन दैट ही इज डूइंग ए लेवल। ठीक है, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी, इसको आप इस तरह से जाहिर कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैट्रिक गिवन दैट स्टूडेंट हैज डन ए लेवल। ये ठीक है, इसको अब आप इसके यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। ये यानी इसका मतलब कहता है कि एफएससी की क्लास में तो हमने इसको बैठे देखा है, ये तो हमने कंफर्म, सॉरी, ए लेवल की क्लास में तो हमने उसको बैठे देखा है, यानी कि ये बात तो तय है कि वो एफएससी की क्लास में बैठा था। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ओ ए मैट्रिक के रास्ते आया? तो इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि है इसमें से है या इसमें से। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि ये वाला हो जिसमें डबल टिक हमने लगाया? तो बेटा अच्छा, इस तरह की डबल टेक ओवर स्मॉल टेक प्लस डबल टेक। बिल्कुल आप सही आपने बात कही है, ये है इसका जवाब। ये ले, ये जवाब है इसका। बेटा आप लोगों को समझ आ गया कि नहीं आया? हेलो, जी। अगर आप कहते हैं तो उसको मैं जनरलाइज करके लिख देता हूँ यहाँ पर। ये है ए, ये है ए डैश, ये बी पी हो गया, ये P1 हो गया, ये 1 माइनस P1, ये आगे बी, ये बी डैश, ये 1 माइनस, ये समझे, इसको एक्स कह लें, इसको 1 माइनस एक्स कह लें, और ये बी और ये बी डैश, ये वाई, ये 1 माइनस वाई। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, तो आप खुद देखें कि बी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? P1x और 1 माइनस P1y है।
अब इसमें से ए वाला रास्ता कौन सा है? वो ये वाला रास्ता है, इसमें ए अकर होता है। तो P1x को ऊपर रखेंगे और P1x को ये नीचे भी रखेंगे और इस वाले B को यहां रख देंगे। ये है जी जनरल प्रोबेबिलिटी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक जनरल स्टेटमेंट, जनरलाइज्ड फॉर्म है और यही थ्रू आउट इस्तेमाल होगी। और मैं आखिरी बात क्या करना बस खत्म करता हूँ, साथ ही मेरी प्रोबेबिलिटी जो है ना थ्योरेटिकली खत्म हो जाएगी, फिर इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितना कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। वो ये है जनाब के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं कि जिस तरह दिन और रात है, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर अब इस वक्त रात है तो दिन नहीं। एक ही टॉस में हेड और टेल इकट्ठे नहीं आ सकते। एक ही टाइम पे बारिश और नॉन रेन नहीं हो सकती। एक ही एग्जाम में आप फेल और पास इकट्ठे नहीं हो सकते। एक ही मैच को आप इकट्ठे विन और लूज नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से occurrence of one excludes the possibility of other। और दूसरी बात यह है कि probability of A intersection B 0 होगा और probability of A given that B has occurred is 0, probability of B given that A has occurred is equal to 0। और चौथी बात यह है कि ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ये डिपेंडेंट इवेंट्स इस तरह से हैं कि एक आता है तो दूसरे की छुट्टी करा देता है। तो इनकी अकरेंस जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स। और इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इन 5 बातों पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स खड़े हैं। occurrence of one excludes the possibility of occurrence of other। जैसे सर getting head and tail in one single toss। जी बेटा, जी 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 मैं सुन सर रहा हूँ। इनका सम इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए? इनके नहीं, मसलन मिसाल के तौर पर ये भी तो हो सकता है ना कि आप एक मैच विन कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखें विन की प्रोबेबिलिटी सर तो फर्स्ट फिर तो पॉइंट, 3 चीजें हो गई। लेकिन इसके अंदर आप विन और लूज दोनों को कह सकते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आप ये भी कह सकते हैं कि लूज और ड्रॉ भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डब्ल्यू और डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कह सकते हैं। कोई बुरी पे लाजमी नहीं है कि इनका सम 1 हो, ये शर्त नहीं है। ठीक है सर कि तो नहीं? क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि उसमें 2 से ज्यादा हो पॉसिबिलिटीज और उसमें से कोई सी एक अकर हो। जी बिल्कुल, हाँ इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं और उनमें से फिर हम किसी 2 को कहें कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है? ठीक है सर। हाँ बेटा, यहाँ पर हमारी गुफ्तगू खत्म होती है और हमारा प्रोबेबिलिटी का सारा वो खत्म होता है। ये मैं इसकी शीट शेयर कर दूंगा और फिर आप लोग जो है ना इसे देख लीजिएगा। ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया है और ये आपको 1 मिनट है।